अब क्या करना है मुझे, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर, मतलब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता लगाना। मैंने कहा यार r डिस्टेंस राइट में पता लगाओ या r डिस्टेंस लेफ्ट में पता लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह पर E सेम आएगा। r डिस्टेंस पीछे पता लगाओ, r डिस्टेंस आगे पता लगाओ, लेफ्ट में पता लगाओ, राइट पता लगाओ, वो उससे कुछ नहीं करता। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई मैं अगर इस हॉलो सिलेंडर की एक्सिस को ही एक्सिस मानते हुए एक सर्कल बना दूं, इस पूरे सर्कल के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर ही रहने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि ऐसा सर्कल बनाया, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड किया और फिर नीचे एक और सर्कल बना। तो जितनी डिस्टेंस पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, उतनी रेडियस का मैंने एक सिलेंडर बना लिया और एल लेंथ का सिलेंडर बना लिया, और इस सिलेंडर को ऊपर और नीचे से बंद और कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, ताकि ये क्या बन गया, अब ये मेरी एक गॉसियन सरफेस बन। गॉसियन सरफेस मैंने बताया था, ये कुछ नहीं होता, बस एक क्लोज सरफेस होती है। और इसकी सरफेस सरफेस पर मैंने क्या किया, गॉस लॉ अप्लाई कर दिया। क्या मैंने कहा, ई डॉट डी एस बराबर है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो अब ई डॉट डी एस जब आप करोगे तो हर जगह पर ई सिमेट्री के हिसाब से क्यों, कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर भी आएगा, और ये जो फ्लैट सरफेस है इसके तो पैरेलल निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब फ्लक्स लिखने जाएंगे तो जो ये ऊपर और नीचे वाले जो दो ढक्कन है जिनसे हमने इनको बंद किया है सिलेंडर को, जिससे हमने इसको लिड को क्लोज किया, उनमें से तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंडर में से ही फ्लक्स पास होगा, और वो फ्लक्स को मैं ई डॉट डी एस की मदद से क्या लिख सकता हूँ, सीधे सीधे लिख सकता हूँ ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल। और इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज देखना है तो मेरे को देखना पड़ेगा कि चार्ज तो इधर है ना, चार्ज तो इस सरफेस पे है। ठीक है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज है वो इस सरफेस पे चार्ज, इस सरफेस का कितना हिस्सा इस बड़े सिलेंडर के अंदर है, हमारी गॉसियन सरफेस के। तो वो एल लेंथ जो है वो हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा एल, इसको लिख दूंगा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया। तो ई का क्या वैल्यू आ गया बेटे, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या इसको 2 के लैम्डा बाई आर भी लिख सकता हूँ। ओके सर। ये बात समझ में आई भाई? ऐसा, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अभी अपन बात करेंगे ई ड्यू सर टू आपने शॉर्ट। इसका प्रूफ दिया था लास्ट लास्ट लेक्चर में, इसका प्रूफ नहीं दिया था ना आपने? दिया था ना? ओके सर। यही तो लिखा था मैंने। अब देखो क्या है, अपन आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ई ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। अच्छा हाँ, देखो एक बच्चे ने क्या पूछ रहा है, उसने अच्छा डाउट पूछा है। अगर लीनियर डेंसिटी की जगह सरफेस डेंसिटी दिया रहा तो
बेसिकली लैम्डा और सिग्मा में क्या रिलेशन है ना? आप जो पूछना चाह रहे हो, ये पूछना चाह रहे हो कि सर सिग्मा को लैम्डा के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट। तो देखो, अपने को तो क्या करना है, ये इस एल लेंथ के सिलेंडर में कितना चार्ज है वो लिखना है। इस एल लेंथ के सिलेंडर में कितना चार्ज है वो लिखना है। तो अगर मेरे को सिग्मा दिया हो रहता, चार्ज पर यूनिट एरिया दिया रहता, तो मैं इसके पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर देता, कर्व एरिया से। तो क्यू इनसाइड को मैं क्या लिख देता, क्यू इनसाइड को लिख देता सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एन लिख देता, है ना? कर्व सरफेस एरिया इतना आता। या आप ये भी बोल सकते हो कि सिग्मा इंटू 2 पाई आर को मैं लैम्डा बोलता हूँ, इसीलिए तो चार्ज इनसाइड को लैम्डा एन लिख देता हूँ। समझ में आई बात? तो सिग्मा और लैम्डा में क्या रिलेशन है? सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू लैम्डा फॉर अ hollow cylinder. For a hollow cylinder, this is the relation between surface charge density and linear charge density. ये बात समझ में आई सबको? ओके। एक और डाउट किसी बच्चे ने पूछा है, सर हाउ विल बी कैलकुलेट ए ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। अभी कंडक्टर की बात करेंगे अपन, है ना? कंडक्टर के लिए तुमने शीट में भी देखा होगा, एक अलग से ही सेक्शन डेडिकेटेड है कंडक्टर। कंडक्टर्स की अभी चर्चा अपन करेंगे, अभी पहले अपन ये कर लेते हैं। इसमें एक बात और अपने को पढ़ने बाकी है, जो कि गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन होता है। क्या गॉस लॉ का एप्लीकेशन है? ई ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यूनिफॉर्मली चार्ज, उसकी वजह से ई कैलकुलेट करना, है ना? देखो, अभी तक अपन चार्ज कहाँ मान के चल रहे थे? सिर्फ सरफेस सरफेस पर। अब जो है हम कह रहे हैं कि भाई चार्ज सिर्फ सरफेस पर ही प्रेजेंट नहीं है, चार्ज क्या है? चार्ज पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट है। तो अपन कैसे इसको सॉल्व करें? अब देखो कैसे पता करें इसको। चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग और है। ये कैसा है? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टिल इनफिनिट, है ना? हाँ बोलो बेटे, कुछ डाउट है? पूरे में चार्ज भरा पड़ा ऐसा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है,
वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर कितना प्रोड्यूस करेगा। फिर से ये एक लाइन हम बनाएंगे, ये लाइन क्या कहलाएगी, उस सॉलिड सिलेंडर की एक्सिस, उस सॉलिड सिलेंडर की रेडियस जो है उसको मार्क करते हैं कैपिटल आर है। इस सिलेंडर के बारे में हमें दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में दिया हुआ है कितना है, रो के बराबर। ठीक है। अच्छा, अगर कोई हमसे यूं कहे कि बताओ इस सिलेंडर की एल लेंथ का चार्ज कितना, तो चार्ज ऑफ लेंथ एल अगर आपको लिखना है तो वो कितना आ जाएगा बेटे, वो आ जाएगा रो पाई आर स्क्वायर एल। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर आपको लिखना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो वो कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको लैम्डा भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा भी बोल सकते हैं। अब हमको क्या करना है बेटे, हमको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा लेते हैं एट पॉइंट, एट डिस्टेंस स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। और इस एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना। तो हम कह वही लॉजिक लगाते हैं कि भाई आर डिस्टेंस पर पता लगाना है, तो एक्सिस के चारों तरफ घूम जाओ आर डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहने वाला। और फिर क्या करो आप, एक पूरा सिलेंडर ही कंसिडर कर लो, तो उस पूरे सिलेंडर की सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाला है। इस सिलेंडर को ऊपर से और नीचे से ढक और दो, ये इस तरह की सरफेस हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर। तो टू कैलकुलेट E at R less than capital R, consider a closed cylindrical surface of radius small r and apply Gauss law on it. इस पे गॉस लॉ लगा हुआ, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सिमेट्री से रेडियल डायरेक्शन में ही होगा। तो इसकी लेंथ मान लो अपन ने कुछ मान ली है एल डैश लेंथ, मान क्या लेंथ मान ली है, एल डैश लेंथ इसकी मान ली। तो हम गॉस लॉ का पहले तो एक्सप्रेशन लिख दें, E डॉट डी एस बराबर होता है क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। E डॉट डी एस लिखेंगे तो आ जाएगा E मल्टीप्लाइड बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल डैश इक्वल टू क्यू इनसाइड। इसके अंदर में कितना चार्ज है, वो हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पे मैंने ई को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, मेरे को पूरे वॉल्यूम से थोड़ी मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो एरिया है तो कर्व्ड एरिया से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 2 पाई आर एल डैश। और चार्ज इनसाइड लिखना है तो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल डैश। और इसको डिवाइड कर लेंगे एप्सिलॉन नॉट से। तो क्या होगा बेटे,
एल डैश से एल डैश कैंसिल हो जाएगा, पाई आर से एक पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो स्मॉल आर बाय 2 एप्सिलॉन, है ना। या अगर आप इसी को लैम्डा के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, रो को लिख दूंगा लैम्डा बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो लैम्डा आर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लिख सकते हैं। ये कहाँ पे है, both these expressions are for small r less than capital R। देखो फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा सॉलिड स्फीयर से रिजेंबल होता है। सॉलिड स्फीयर में आता है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इसमें आ रहा है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्या ये बात समझ में आई बच्चों सबको, अगले पेज पे चला यस जाए सर। अभी। तो देखो अब हम पता लगाते हैं ई एट आर ग्रेटर देन कैपिटल, ठीक है। अब जब ई एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पता लगाए हुए आप, तो क्या है देखो, ये आपका सॉलिड सिलेंडर हो गया, ठीक है। और ये कैपिटल आर उसकी रेडियस, हाँ। ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है वैसे, है ना। अच्छा मैं आखिरी में एक सवाल पूछूंगा सबसे, है ना, इसमें ध्यान से देखना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा तुमसे, इसके डेरिवेशन में से ही एक चीज पूछने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए सब लोग ध्यान से देखो।
और ये जो लाइन है, ये लाइन इसकी एक्सिस है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है। सेंटर से अब मुझे स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। अब इसको कैसे पता करें? फिर से क्या करें, जितनी जगह पर इलेक्ट्रिक, जिस पोजीशन पे पता लगाना है ना, उतनी ही रेडियस का आप सरफेस, एक रिंग बना लो, और फिर उस रिंग की मदद से एक सिलेंडर बना लो। देखो ध्यान दो, गॉसियन सरफेस बनाने के पीछे हमारी सोच क्या होती है, हम ऐसी सरफेस लेते हैं ताकि उस सरफेस पर वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्रिएट करे जो हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो ये जो सरफेस मैंने कैलकुलेट करी, कंसिडर करी है, उस पे यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जनरेट करेगा। और दूसरा क्या है कि आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे निकालना है, लेकिन हमें सरफेस के सरफेस हमने ऐसी ली है कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाए, ई एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी एस बराबर होना चाहिए क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरी क्लोज सरफेस कंसिडर करी है मैंने, ये ढक्कन लगा हुआ है इसका, ठीक है, पूरी तरह से बंद है। ऊपर और नीचे वाली सरफेसेस में से तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उनके लाइन उनके पैरेलल निकल जाएंगे। सिर्फ कर्व सरफेस से ही फ्लक्स पास होगा, और कर्व सरफेस की लेंथ मैंने एल मानी हुई है, कर्व सरफेस की रेडियस मैंने स्मॉल आर मानी हुई है, जितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ई को ds के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेट करेंगे तो वो e इंटू 2 पाई r l, और q इनसाइड आ जाएगा रो पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर नहीं रखूंगा, क्योंकि चार्ज इस स्मॉल आर तक डिस्टेंस तक थोड़ी है, चार्ज तो सिर्फ कैपिटल आर डिस्टेंस तक है। तो रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, राइट। तो क्या होगा, पाई एल से पाई एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई की क्या वैल्यू आ जाएगी, रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लैम्डा के टर्म्स में जब आप लिखोगे ना, रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर को लैम्डा लिख सकते हो आप, या रो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर को लैम्डा बाई पाई लिख सकते हो, है ना। रो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, लैम्डा बाई पाई। तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा, या इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप इसको फिर से 2 के लैम्डा बाई स्मॉल आर लिख सकते हो, है ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं विद डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, तो वो कैसा बनेगा, पहले तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता जा रहा, उसके बाद फिर हाइपरबोलिक तरीके से कम हो रहा है। अंदर तो कितना है, आर लेस देन कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाद में कितना है रो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 आर एप्सिलॉन। तो पहले आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ सॉलिड स्फीयर के जैसा ही ग्राफ बन रहा है, जैसा कि आप देख। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बाहर पता लगाना है, तो हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर एक ही जैसा, और इनफैक्ट ये क्या है,
ये एक लाइन चार्ज के जैसा है ना, लाइन चार्ज के जैसा है जो कि एक्सिस पे रखा हुआ। सर लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वाला कैसे आया प्लीज समझा। बेटे देखो क्या है, बाहर बाहर वाले देखो भाई, रो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर को ही तो हमने लैम्डा लिखा ना। ये देखो पिछले पेज पे ये अपन ने रिलेशन डिराइव किया, लैम्डा को कितना लिखा था, रो इंटू पाई आर स्क्वायर को लैम्डा लिखा, है ना। बस यही वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, देखो जैसे जैसे अपन ने ये पढ़ा था ना, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कैपिटल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, k⁴/r²। एक हॉलो स्फेयर की वजह से सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, k⁴/r²। एक सॉलिड स्फेयर की वजह से सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो भी होता है k⁴/r²। उसी प्रकार से आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो 2k λ/r। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, उससे आपको आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो भी होगा 2k λ/r। आपके सामने एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ, उससे आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो भी होगा 2k λ/। ये बात समझ में आती है।
अब देखो, अच्छा एक बात बताओ मुझे कि क्या हम गॉस लॉ की मदद से, क्या हम गॉस लॉ की मदद से ई ड्यू टू ई ड्यू टू फाइनाइटली लॉन्ग वायर पता लगा सकते हैं क्या? एक फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा सकते हैं क्या गॉस लॉ की मदद से? इनफाइनाइटली लॉन्ग का ही पता लगाया अपन ने, फाइनाइट वाले का नहीं पता लगाया। देखो फाइनाइट लेंथ के वायर का अगर हम पता लगाने जाएंगे तो क्या होगा, हाँ ये लॉजिक तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई अगर मान लो मैं यहाँ से आर डिस्टेंस पे हूँ तो चारों तरफ बराबर बराबर डिस्टेंस पे पहुंच जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे तो सेम रहेगा, है ना। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा नीचे या ऊपर जाने लगूंगा क्या होगा, लेट्स से कि अब अगर मैं इसको जैसे ही सिलेंडर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, माई सिमेट्री विल बी लॉस्ट हेयर। सिमेट्री कैसे लॉस हो जाएगी कि भाई इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेम नहीं होगा, है ना। इसकी पोजीशन फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से अलग है, इसकी पोजीशन अलग है, बीच वाले पॉइंट की पोजीशन अलग है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में ही नहीं होगा, उसका एक कंपोनेंट इधर भी होगा। आप कहोगे सर ये वाले कंपोनेंट की वजह से तो फ्लक्स नहीं पास होगा, ठीक है तुम्हारी, लेकिन फिर जब अपन आप ये ढक्कन बंद करोगे इसका, ये डिस्क से इसको लिड से क्लोज करोगे तो इस लिड में से फ्लक्स आएगा, इस वाले कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स आएगा, इधर वाले की वजह से नहीं आएगा तो क्या होगा, इस वाले की वजह से फ्लक्स आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब मैं इस पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस पर एलएचएस में ई डॉट डी एस लिखने जाऊंगा तो कोई एक ई नहीं है जिसकी उसकी वजह से फ्लक्स मिल रहा होगा मेरे को, इधर वाला ई, इधर वाला ई, ऐसे कई सारे अलग अलग ई होंगे, वो सब इसमें आएंगे। उधर फिर इस वाले पॉइंट पर ई अलग, इधर ई अलग, इधर ई अलग, इधर ई अलग, ये सबके ई का वेरिएशन भी आएगा। हाँ, गॉस लॉ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमसे पूछे ई डॉट डी एस कितना है तो वो अपन अभी भी बता सकते हैं, ई डॉट डी एस लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट है। दैट इज ट्रू, दैट इज परफेक्ट, दैट विल रिमेन अनचेंज, बट we will not be able to process anything further after this क्योंकि there is no single e which can be said as e at all these points, हर जगह e अलग अलग है, ठीक है। तो हम गॉस लॉ तो अप्लाई कर सकते हैं, गॉस लॉ से ई नहीं निकाल पाएंगे, है ना। फॉर फाइनाइटली लॉन्ग वायर, बेटा ये किसी का माइक ऑन हो गया, वी कैन अप्लाई, एक मिनट, ये किस माइक किसका, फॉर फाइनाइटली लॉन्ग वायर वी कैन अप्लाई गॉस लॉ, but from Gauss law we will not be able to determine capital, we will not be able to determine capital. So to be able to determine capitally from Gauss law you need certain symmetry in the electric field,
जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सिमेट्रिक टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ना, उनके लिए ही तुम गॉस लॉ की मदद से ई पता लगा सकते हो। जैसे अपन ने किया ही है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, है ना, इस तरह के एलिमेंट, इनफाइनाइटली लार्ज शीट, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर का भी पता लगा सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों सबको? हाँ, अगर ऐसा कोई सिमेट्रिक सरफेस तुम ढूंढ पाओ, ठीक है, नहीं, यार मतलब वो सरफेस ढूंढ पाना और फिर उस सरफेस का एरिया भी तो निकालना पड़ेगा ना तुमको। ई डॉट डीएस में उस सरफेस का एरिया कैसे निकालोगे? और फिर बात क्या है, वो सरफेस क्लोज भी होनी चाहिए। वो सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड भी होनी चाहिए। चलो मैं यूं बोल दूं कि यार ये जो सिलेंडर में ले रहा हूँ, इसकी इसकी लेंथ बहुत छोटी ले लो आप, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ ले लो। वैसे भी लेंथ का कोई काम तो होता नहीं है, लेंथ तो कैंसिल हो जाती है। छोटी लेंथ ले ली मैंने, ठीक है, लेकिन वो ऊपर और नीचे वाले जो लिड हैं उनका क्या करो, उन ढक्कनों का क्या करोगे तुम? उन पे तो अलग अलग पॉइंट पे ई अलग अलग ही आएगा, क्योंकि वो सरफेस से डिस्टेंस, वायर से डिस्टेंस अलग अलग है। नहीं, तो इस वजह से क्या है, ये कहा जाता है कि गॉस लॉ की मदद, गॉस लॉ तो आप किसी भी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा सकते हो, वो नहीं मना करता। फ्लक्स तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी मदद से ई ना नहीं निकाल। ये बात देखो। अच्छा देखो, एक और डेरिवेशन अपन करते हैं, डेरिवेशन ऑफ ई ड्यू टू सॉलिड स्फेयर यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ की मदद से सॉलिड स्फेयर के ई का डेरिवेशन। तो कैसे निकालें इसको? ये हमारा सॉलिड स्फेयर, मान लो हमें ई कैलकुलेट करना है। इसकी तो रेडियस है कैपिटल आर, चार्ज है क्यू, डेंसिटी है रो, स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आपको ई यहाँ बता, तो हम क्या करें? क्या मैं बोल सकता हूँ कि यदि मैं एक इस स्मॉल आर रेडियस की है स्फेयर बना लूं, तो इस स्फेयर के हर पॉइंट पर ई सेम आएगा, क्योंकि सिमेट्री है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सारे पॉइंट के लिए एक जैसा, और वो ई आएगा भी रेडियल डायरेक्शन में ही आएगा हर जगह। हर जगह पर ई आएगा भी रेडियल डायरेक्शन में ही आएगा। तो हम क्या करें? टू कैलकुलेट ई एट आर लेस देन कैपिटल आर, कंसिडर अ स्फेरिकल सरफेस, है ना, कंसिडर स्फेरिकल सरफेस मतलब हॉलो स्फेयर ही कंसिडर कर, कंसिडर अ spherical surface of radius small r
and apply Gauss law for. तो ये आ जाएगा इंटीग्रल E डॉट डी एस इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। चार्ज इनसाइड को क्या लिखूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सिर्फ अंदर वाला चार्ज लिखना है, तो 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो E की क्या वैल्यू आ गई, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा दिया। नहीं, क्या यही होता है एक सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक, सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होता है। इसको आप चार्ज के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, रो को लिख दो Q/4/3 पाई r, रो को लिख दो कितना Q/4/3 पाई r³ इंटू r/3 एप्सिलॉन नॉट, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख दो, तो क्या आ गई KQ स्मॉल r/r³, ये वैल्यू। एंड वाला वापस बताओ ना प्लीज, एंड वाला कौन सा, एंड मतलब टोटल 4 ही तो स्टेप है इसमें, क्या स्टार्ट और क्या एंड, कौन सा वाला बताना है, जल्दी बोलो। भाई ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये तीनों स्टेप समझ में आई। कैपिटल आर वाला, अरे गुरुजी कैपिटल आर को हमने क्या लिखा, डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम तो होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज को लिख दिया कैपिटल क्यू, और ये कैपिटल क्यू टोटल चार्ज है ना, तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r³, तो इधर ये जो डेंसिटी था इसको मैं लिख दिया Q/4/3 पाई r³, बाकी r/3 एप्सिलॉन नॉट को तो छेड़ा ही नहीं मैंने, उसको तो एज इट इज रखे रहने दी। ठीक है, अच्छा देखो इस, तो गॉस लॉ की मदद से ना अपन वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कैसे, देखो मान लो हमको कहा जाए कि ये एक सॉलिड स्फीयर है सा, क्या है, सॉलिड स्फीयर है, एंड इट हैज a linear charge density rho naught, rho equal to rho naught small r square by capital R square for 0 less than small r less than capital R, and 0 for small r greater than capital। ठीक है,
तो हमें पता लगाना है, क्या पता लगाना है? फाइंड द इंटेंसिटी एट डिस्टेंस small r less than capital R and at small r greater than, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, एक पॉइंट, small r is distance from the center, small r is the distance from the, कैसे पता लगाएंगे बच्चों इसको? ट्राई करना चाह रहे हैं कुछ लोग?
हाँ बच्चों, देखो कैसे करेंगे। भाई वही तरीका है, जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है उतनी रेडियस का आप स्फेरिकल सरफेस बना लो। क्या सिमेट्री है सर? यस ऑफ कोर्स देयर इज सिमेट्री। सिमेट्री तो कहीं लॉस हुई नहीं है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भले ही वेरिएबल है, लेकिन वो रेडियल डिस्टेंस के साथ ही तो वेरी हो रहा है ना, तो सिमेट्री तो है। अब इसके लिए जब मैं अप्लाई करूंगा हमारा गॉस लॉ, तो हमने क्या किया है, कंसिडर अ स्फेरिकल सरफेस of radius small r less than capital R and apply Gauss law for। तो क्या आएगा, E dot ds is equal to Q inside divided by epsilon। तो आ जाएगा E into 4 pi r square is equal to 1 by epsilon naught into Q inside। इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर जो चार्ज है उसको क्या मैं डेंसिटी इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx के इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर सकता हूँ फ्रॉम 0 टू स्मॉल r। मैंने x रेडियस और dx विड्थ का एक वॉल्यूम कंसिडर किया और इतने वॉल्यूम में देखा कि कितना चार्ज है। ये जो डार्क लाइन हमने बनाई, इस dx विड्थ में देखा कितना चार्ज, x डिस्टेंस पर कितनी विड्थ, dx विड्थ में देखा कितना चार्ज। तो रो 4 पाई x स्क्वायर dx, रो को लिख दिया, रो को क्या लिख दिया बेटे, रो नॉट एक्स स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर 4 पाई x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू स्मॉल r। तो क्या आ जाएगा, 4 पाई रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx। x की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 5/5, लिमिट डालोगे तो आ जाएगा r की पावर 5/5। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से ये r³ आ जाएगा। तो e की वैल्यू आ जाएगी कितनी, रो नॉट r³ डिवाइडेड बाई 5 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो एक बच्चे ने बिल्कुल सही निकाला है, एक का गलत हो गया, तुम्हारा 3 आ गया नीचे, r³ और r स्क्वायर तो सही आ रहा है, नीचे 5 आएगा ना बेटे, 5 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है, 5 एप्सिलॉन। एक बच्चे ने बिल्कुल सही निकाला है, बहुत अच्छा। रो r³ बाई 5 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर। अच्छा, ये है E एट स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब E एट स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, E एट स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R अगर पता लगाना है तो हम क्या करेंगे बेटे उसके लिए,
उसके लिए मैं बड़े रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। ये तो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला रीजन है ना। इस पूरे की रेडियस कैपिटल आर, और मैं क्या करूंगा, ऐसा वाला रीजन। कंसिडर spherical surface of radius small r greater than capital। अब इसके लिए गॉस लॉ लगाओगे तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर तो आएगा ही, इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और करना पड़ेगा। अब Q इनसाइड को क्या लिखेंगे, Q इनसाइड लिखने के लिए फिर से वही x डिस्टेंस पे जा करके dx विड्थ के रीजन में, मतलब इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो लिख दूंगा मैं। x डिस्टेंस पे जा करके dx विड्थ के वॉल्यूम का चार्ज लिख दूंगा। तो वो चार्ज कितना आ जाएगा, डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, रो नॉट एक्स स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर 4 पाई x स्क्वायर dx। बट नाउ आई विल इंटीग्रेट इट ओनली फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। 0 से स्मॉल r तक इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, क्योंकि चार्ज कैपिटल आर के बाद तो है ही नहीं। तो 1/एप्सिलॉन नॉट रो नॉट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर रो नॉट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एक्स की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर की पावर 5/5। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी रो नॉट कैपिटल आर का क्यूब डिवाइडेड बाई 5 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। यस सर। हाँ बच्चों, ये बात समझ में आई सब लोगों को। अगले क्वेश्चन पे मूव करें भाई। ओके बच्चों।
तो ये हमारा गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन का पार्ट खत्म होता है। यार लास्ट लेक्चर के नोट्स क्या हैं, वो सेव नहीं हो पाए। अ, शायद पता नहीं, आई clicked on the save button or probably I completely forgot saving it. I don't know what happened, but they were not there in the usual folder जहाँ पर वो सेव मैं करता हूँ। तो फॉर लास्ट लेक्चर यू विल हैव टू रेफर रिकॉर्डिंग। ठीक है, आपको चाहिए तो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। वो आपको एक बार उसको क्या है, आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में चला करके जो अपना 1 घंटा 20 मिनट का लिंक होता है उसको आप आधा पौन घंटे में देख लेना। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा तुमको। ओके ओके, भेज दूंगा भेज दूंगा। देखो तो यहाँ पर हमारा गॉस लॉ कंप्लीट होता है बच्चों पूरी तरीके से। अपलोड करा देंगे, है ना। हाँ, क्या हुआ, किसी का डाउट अनसॉल्व रह गया क्या? सर आउटसाइड का लिया हम लोग डायरेक्टली चार्ज को क्यू इनटू वॉल्यूम नहीं लिख सकते? अ, भाई क्यू इनटू वॉल्यूम तो नहीं लिख सकते ना बेटा, क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है ना। डेंसिटी इनटू डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, राइट। तो डायरेक्टली चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो नहीं लिख पाएंगे, क्यों बेटे? बा- करना तो आपको टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज आपको निकालना तो इंटीग्रेशन से ही पड़ेगा। बिकॉज डेंस देखो वाई राइट हैंड साइड में हम इंटीग्रेशन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन परफॉर्म करने का कारण ये है कि हमें डेंसिटी दी हुई है और वो डेंसिटी वेरिएबल है। तो वेरिएबल डेंसिटी से चार्ज पता लगाने के लिए तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। अब देखो, हम बात करते हैं बच्चों किसकी, कंडक्टर्स। ठीक है, मतलब इस पूरे चैप्टर का इसमें यूज हो जाएगा। पूरे चैप्टर में जो अपन ने ज्ञान पढ़ा है ना, जितनी भी नॉलेज हमने गेन करी है इस पूरे चैप्टर में, उस पूरी नॉलेज की एक एक चीज की जरूरत पड़ेगी अपने को इस कंडक्टर को समझने के लिए। ठीक है, we will use every bit of our knowledge that we have acquired till now to understand properties of these conductors. पहले तो ये समझ लें कि कंडक्टर्स होते क्या हैं। एनी मटेरियल which has a large number of freely moving are called as conductors. या objects made of metallic material are usually conductors. मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसी स्टेट में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर्स, सम इलेक्ट्रॉन नॉट ऑल, लेकिन जो सम है दे आर आल्सो वेरी लार्ज इन नंबर। तो अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the conductors are in a state wherein they can move freely inside the conductor. Huh? A large number of are in such a state that they can
move freely inside the conductor even on application of even on application of a small amount of electric. इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? कंडक्टर। अच्छा, हम कंडक्टर के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट्स वगैरह सब में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। एक्चुअली इस टॉपिक का पूरा नाम ये है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन इसको, राइट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होता है भाई? वैसे तो कोई भी कॉपर वायर, अपने घर में पूरी वायरिंग बिछी हुई है तो सारे कॉपर वायर क्या है? एक तरीके के कंडक्टर ही तो है ना? अब देखो क्या होता है। कंडक्टर की एक खास बात तो ये होती है कि पहली प्रॉपर्टी जो कंडक्टर, वो क्या है? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक at all points in the conductor in the conductor is 0, है ना? Basically we are talking about E equal to 0 in the meat of the, in the meat of the conductor से मेरा मतलब क्या है? वो हिस्सा वो हिस्सा जहां पे वो कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है ना? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कैविटी इनसाइड द कंडक्टर। कैविटी अगर है तो उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, लेकिन जहां जहां पर वो कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जी यार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मेरे बच्चों कि चाहे कुछ भी हो जाए से मेरा मतलब क्या है? कि मान लो कोई आपसे ये कहे कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रख दी, तो बताओ इस ए पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो आप इसका क्या जवाब दोगे जी? आप इसका जवाब दोगे इंटेंसिटी एट ए 0 होगी भैया। अच्छा, कोई कह दे साहब कंडक्टर है, उसके सामने मैंने
Q1, Q2, Q3 कई सारे चार्ज रख दिए। अब अंदर कोई पॉइंट ए ले लिया, बताओ E एट ए कितना होगा? तो फिर भी हम बड़े विनम्र भाव से उसका जवाब दे देंगे, बिल्कुल शांति से, कि भैया ए पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। अब मुद्दा उठता है, सर ठीक है चलो, ये तो आपने याद करवा दिया, 0 होगा। क्यों होगा? क्या ये चार्ज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ए पॉइंट पे? बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, मैंने ऐसा कहा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। नेट मतलब, नेट मतलब क्या? नेट मतलब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस चार्ज की वजह से जो कंडक्टर में इंड्यूस चार्ज हुए होंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? मतलब देखो, जैसे अगर मैं पहले वाले केस की बात करूं, तो पहले वाले केस में क्या है, मान लिया कि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये चार्ज अपना काम करेगा, इसको कोई नहीं रोक रहा है साहब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स लगने लग जाए। और हमने कहा है कि साहब इस कंडक्टर में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कंडक्टर के अंदर, बिकॉज देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, they will move opposite to the direction of electric field, because that is the direction in which they will experience force. So they will move opposite to the direction of intensity of electric, वो इधर मूव करते जाएंगे। और क्या होगा? इंडक्शन पढ़ा था हमने, ये पॉजिटिव चार्ज के पास में जो सरफेस है वहां नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और फार्दर साइड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर के क्या करेंगे? एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और ये पॉजिटिव चार्ज ने क्या कर रखा है बच्चों? इस पॉजिटिव चार्ज ने खुद ने इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में जनरेट कर रखी है। और जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो जाती, तब तक ये इलेक्ट्रॉन का लेफ्ट साइड में इकट्ठा होना चालू रहेगा, है ना? क्योंकि अगर आप मान रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कंडक्टर के अंदर तभी रह सकती हैं जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अभी भी चल रहा होगा। लेकिन हम क्या मान रहे हैं? कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना ही होना चाहिए। क्या ये लॉजिक समझ में आया बच्चों? हमने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव किया है कि दोनों चीजें एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन भी हो जाए और ई नॉन जीरो भी हो जाए। कोई कह रहा है साहब ई नॉन जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? भाई अगर ई नॉन जीरो कोई बोल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर पे भी फोर्स लग रहा होगा उस नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जबकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0 हो, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लग रहा हो। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, उस पे फोर्स लग गया तो वो जाएगा ही जाएगा, मूव करेगा ही करेगा। वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्री है, तो उस पे फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा ही करेगा। तो वो मूव नहीं कर रहा, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उस पे फोर्स नहीं लग रहा, और उस पे फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। क्या ये बात समझ में आती है बेटे?
मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के सामने जब आप किसी भी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रख दो, क्या होगा? कंडक्टर में ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंडक्टर में ऐसा चार्ज इंड्यूस होगा, इस तरह से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा कि वो क्या कर देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर को जीरो ही कर देगा अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कंडक्टर की क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी, E at the surface of the conductor can be non-zero. E at the surface of the conductor can be non-zero, but its direction can only be along the normal to the surface of the। देखो, बॉडी में इनसाइड द मीट ऑफ द कंडक्टर तो हमने कह दिया कि ई जीरो होना चाहिए, है ना। अब तुम ऐसे समझो कि जैसे इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मेंटेन रह जाएंगी क्या? कैसे? यहाँ के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, अब वो बाहर आने के लिए फ्री नहीं है, कंडक्टर कंडक्टर के अंदर कहीं भी फ्री जाने के लिए फ्री है। तो क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कहीं कोई फर्क नहीं आता। इस वजह से क्या है, वो सरफेस पर, सरफेस पर नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। अंदर तो जीरो होना चाहिए, और सरफेस पर या तो जीरो हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर जीरो नहीं है तो कम से कम कैसा होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट तो जीरो होना ही चाहिए। और बल्क में तो जीरो ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बल्क में तो चारों दिशा में मूव करने के लिए फ्री है। ठीक है, तो देखो जहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा ना, वहां पे डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगी, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा कंडक्टर पे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस सरफेस पे, उस लोकल जगह पर जो नॉर्मल मैंने बनाया होगा, उस नॉर्मल की डायरेक्शन में। ठीक है, अंदर मीट में, बल्क में जीरो, और सरफेस पर नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहे। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों सबको? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी आप अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंडक्टर की ही कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे, वो उन प्रॉपर्टी का प्रूफ पढ़ेंगे। अगली क्लास में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं नोट सेव कर ही रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही मिलता जुलता चैप्टर है ग्रेविटेशन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम लोग ग्रेविटेशन ही पढ़ेंगे।
काफी सारी चीजें उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था तो वहां ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था तो वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। लेकिन काफी पार्ट उसका अलग भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही है। जैसे सैटेलाइट का मोशन हो गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हो गई, है ना, केपलर्स लॉज हो गए, प्लानिटरी मोशन हो गए, ये सारी चीजें उसमें अलग भी हैं। लेकिन क्योंकि काफी हिस्सा मिलता जुलता है इसलिए ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं। हाँ, गॉस लॉ वाले सारे डेरिवेशन याद रखना है आप। गॉस लॉ वाले सारे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, शीट की वजह से, ये सब इम्पोर्टेंट है। वो पूछते भी, बोर्ड्स में भी पूछते हैं। ठीक है बच्चों, नोट्स भेज दिए मैंने, तो आई एम एंडिंग द लेक्चर नाउ।